लगातार कॉन्जिक्यूटिव कई ईयर से पूछे जा रहे हैं। तो लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक क्विकली as soon as possible. ओके यस सर। तो अपन ने डिस्कस किया था कि अगर कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप हैं तो वो कायरल कार्बन है, और अगर उसमें सिमेट्री नहीं है तो मॉलिक्यूल कायरल है ना। और उसके दो फॉर्म होंगे, अपन ने ये डिस्कस किया था। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, मगर दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। ठीक है, तो 4 अलग अलग ग्रुप होना जरूरी है। सूरत, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। तो स्टार्ट करते हैं अपन, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं अपन जल्दी से, एंड उसके बाद लेट्स मूव टू द रिएक्शंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अंदर हाँ आइसोमरिज्म का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। This is a recent question from 2016. Number of stereoisomers बताने हैं for the compound. अपन ने स्टीरियोआइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखे थे और ऑप्टिकल आइसोमर्स देखे थे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो डबल बॉन्ड के ना घूम पाने के कारण इफ द ग्रुप्स गेट लॉक्ड ऑन द वन साइड तो वो सिस कहलाता है, और अगर अलग अलग तरफ है तो ट्रांस कहलाता है। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल। For the following compound. So this is the compound, all of you can see. इसके टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितने होंगे? एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर केवीपीवाई पेपर। ठीक है, अपन ने, मैं आपको हिंट दे देता हूं जब तक आप कर सकते हैं इसको, कि देखिए डबल बॉन्ड जो है दो तरीके से हो सकता है, सिस और ट्रांस। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड पे देयर आर 2 हाइड्रोजन्स and they can be kept on one side or they can be on the opposite side, तो cis trans। और तो डबल बॉन्ड के कारण सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हो सकता है। और इसके अंदर दूसरा हिंट है ये वाला कार्बन, जिसको मैंने स्टार से मार्क कर दिया है, और ये कार्बन कुछ खास है। आई होप यू कैन सी कि व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट दिस कार्बन। क्या स्पेशल बात है इस कार्बन में? कौन बताएगा मेरे को? सूरत, ऋषिक, जल्दी से बताओ, कम ऑन। ब्रोमीन लगा है उस पे। हाँ, ब्रोमीन लगा, हाइड्रोजन लगा है, इथाइल लगा है राइट हैंड और साइड पर। कायरल कार्बन है वो। हाँ, वो कायरल कार्बन है एग्जैक्टली। और कायरल कार्बन जो होता है, जैसे कि मैंने आपको मॉडल सिखाए थे पिछली क्लास में, दे कैन बी अरेंज इन 2 डिफरेंट वेज, है ना। दिखेंगे दोनों एक जैसे पहली बार में, लेकिन जब अपन उनको एक के ऊपर एक रख के देखेंगे तो अपन को पता लगेगा कि दे हैव डिफरेंट 3D अरेंजमेंट। तो 2 पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर फॉर सिंगल कायरल कार्बन एटम, है ना। तो वो अपन डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब आप बताइए, इसमें कायरल कार्बन भी है और इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हैं, तो टोटल आइसोमर्स इसके स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल का मतलब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल मिलाकर कितने होंगे? ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, काफी बार जेई में आ चुके हैं, नीट में आ चुके हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। केवीपीआई में भी ऐसे 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जल्दी से बताएं मेरे को क्या होगा।
क्वेश्चन आई होप क्लियर है। ऋषिक ट्राई करो जल्दी से, वेरी इजी क्वेश्चन, फिर अपन डिस्कस करते हैं कैसे होगा। सूरत क्विकली ट्राई इट। एनी आइडिया, करूं मैं? यस सर, ये बता दो। देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन सी 4। देखिए डबल बॉन्ड हो सकता है सिस या ट्रांस, तो अगर डबल बॉन्ड को अपन सिस ही रखते हैं, है ना, तो ये काइरल कार्बन का एक अरेंजमेंट हो सकता है, चाहे इस अरेंजमेंट को अपन कहते हैं आर और एस। ये अपन ने देखा था ना, आर एस ये तो आर। फिर कंज्यूमर बनेगा है पेयर। और ये भी सिस अगर होता है तो हो सकता है कि एस काइरल कार्बन। अगर ये ट्रांस हो सकता है तो काइरल कार्बन हो सकता है आर, और अगर ये ट्रांस है तो काइरल कार्बन एस हो सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि डबल बॉन्ड को अपन दो तरीके से रख सकते हैं, सिस और ट्रांस। और डबल बॉन्ड के इंडिपेंडेंट काइरल कार्बन जो है उसको भी दो तरीके से रख सकते हैं, सिस और ट्रांस, सॉरी आर और एस। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 2 into 2, सर दैट इज ट्रांस 4। कैसे रखेंगे आप? डबल बॉन्ड एक बार दिखा दोगे? हाँ देखो ऐसा है, बड़ा आसान है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है अपन को। देखिए अगर डबल बॉन्ड इस तरह से लगा हुआ है ना, तो ये डबल बॉन्ड है सिस, क्योंकि डबल बॉन्ड पे हाथ रख लीजिए आप ऐसे और चेक कीजिए। हाथ रखोगे तो दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ आ रहे हैं, या फिर दोनों कार्बन की चेन एक ही साइड है, तो इससे से समझ गए। और अगर इसी का ही अपन को ट्रांस बनाना है तो अपन इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन रखा, यहाँ पे हाइड्रोजन रखा, ये बी आर है, सॉरी दिस इज द बी आर। तो ये ट्रांस हो गया। देखिए डबल बॉन्ड को अगर अपन कवर करके देखते हैं तो दो दो हाइड्रोजन है, दे आर ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है, दिख रहा है, यस सर। कोई ट्रांस है। इसी तरह से अपन बी आर को वेज एंड डैश लिख कर, जो अपन ने पिछली क्लास में देखा था, ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, जिससे वो आर या एस हो सकता है, वो कायरल कार्बन। तो डबल बॉन्ड को सिस रखते ही, सिस रखकर आप बी आर को आर या एस पोजीशन पे ला सकते हैं। इसी तरह से ट्रांस रखकर भी ऐसा कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इज 4 हो गए। तो अगर इस तरह से एन प्लेसेस है, समझ आ रहा है, एन प्लेसेस, अभी तो यहाँ पे 2 प्लेसेस थी, वन वाज द डबल बॉन्ड, सेकंड वन वाज द काइरल कार्बन, and if there are n places in the molecule which each of them can be filled in 2 ways, तो जैसे इसको सिस ट्रांस, दूसरे को भी सिस ट्रांस, या तीसरे को आर एस, और 2 काइरल कार्बन होते हैं वो आर एस, ऐसे करते करते तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स होंगे 2 to the power n, अगर n प्लेसेस हैं तो। समझ आया? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी रिसेंट आया है, एक और क्वेश्चन भी ऐसा आया था, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, है ना, मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर उसका अलग था, बट क्वेश्चन अप्रोच वाज एग्जैक्टली सेम। तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू डू इट करेक्टली। अप्रोच समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर यस। अपन, हाँ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर डायरेक्टली नहीं पूछा, इनडायरेक्टली पूछा है। और इनडायरेक्टली इसने बोला है कि एक कॉमन रिएक्शन है एल्केन्स बनाने के लिए, जो अपने 11th क्लास में होता है, एंड दैट इज बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स पे डबल बॉन्ड होता है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन के हीट और प्रेशर की प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो क्या होता है, डबल बॉन्ड गेट रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन कैन जनरेट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अपॉन हाइड्रोजनेशन, which of the following alkene
ऑप्टिकली एक्टिव जिसमें सिमेट्री नहीं होगी, जिसमें कायरल कार्बन भी हो, सिमेट्री ना हो, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एल्कीन कैन जनरेट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अपॉन हाइड्रोजनेशन। और इसमें अपने पास ऑप्शंस जो हैं वो हैं ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 हाइड्रोजन लगा दो डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड चला जाएगा। फिर देखो आप, समझ आ रहा है? क्योंकि अभी तो एल्कीन है, तो विच ऑफ द एल्कीन कैन जनरेट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जो कि एल्केन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन कैन गिव ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन आफ्टर कैरिंग आउट इट्स हाइड्रोजनेशन। एंड हाइड्रोजनेशन से होगा क्या? हाइड्रोजनेशन से जो आपका डबल बॉन्ड है दैट विल गो एंड दैट विल चेंज टू सिंगल बॉन्ड। तो आई होप ये क्लियर है आपको, अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन, ठीक है इसमें क्वेश्चन। मल्टीपल है या एक ही है आंसर? हाँ मल्टीपल है, मैं बता रहा हूँ, ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हैं इसके अंदर 1, 3 एंड 4। बी के अंदर ऑप्शन है 2 एंड 3। सी के अंदर जो ऑप्शन है 1 एंड 3। सर जरूरी नहीं है ना कि कायरल कार्बन वही वाला हो जिसपे डबल बॉन्ड है। जरूरी नहीं है, पार्डन क्या बोले? सर मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है ना कि जो हम कायरल कार्बन ले हैं वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड वाला कार्बन। हाँ हाँ, वो तो पूरे मॉलिक्यूल में देखना पड़ेगा अपन को। हाँ डबल बॉन्ड वाला कायरल तो नहीं है, अभी तो नहीं है, डबल बॉन्ड वाला कभी कायरल नहीं होता। नहीं सर, हाँ उसके बाद हाइड्रोजनेशन के बाद। हाँ, हाइड्रोजनेशन के बाद वो कायरल बन सकता है, दैट यू हैव टू चेक, है ना। एक तो ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अपना ध्यान जनरली डबल बॉन्ड पे हो जाता है, चला जाता है, ठीक है, दैट इज गुड। बट डबल बॉन्ड जहाँ बन रहा है वहां डबल बॉन्ड हटने से सिंगल बॉन्ड बना, तो वहां तो चेक करना ही कि कायरल कार्बन बना के नहीं बना, लेकिन उसके साथ साथ मॉलिक्यूल के अंदर दूसरी जगह भी अपन को चेक करना है कि वेदर द कायरल कार्बन इज देयर और नॉट। हो सकता है पहले से गिवन हो कहीं और दूसरी जगह, तो उसके बारे में भी अपन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर देखना है अपन को। तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो दिस इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आपका, जिससे एल्कीन से एल्केन बन सकता है। सर ये होगा इसका। हाँ देखें, चेक करते हैं अपन। जैसे ही फर्स्ट वाले को अपन रिड्यूस करेंगे तो अपन को, ये तो इथाइल हो गया, ये मिथाइल बन जाएगा रिडक्शन के बाद, डबल बॉन्ड CH2। और ये जो है प्रोपाइल है ना। तो ये कायरल कार्बन आ गया है यहाँ पर, मैं डॉट लगा रहा हूँ यहाँ पर, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन सेकंड वाला जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप जो है ये इथाइल है, और रिडक्शन के बाद ये वाला जो ग्रुप है ये भी इथाइल है ना। पहले तो इथाइल नहीं था, डबल बॉन्ड था इसमें, लेकिन आफ्टर द रिडक्शन इट हैज चेंज टू इथाइल। तो दो इथाइल ग्रुप आ गए, तो फिर एक जैसे हो गए, एक जैसे ग्रुप एक ही कार्बन पे, तो कायरल नहीं हो सकता, और कोई कायरल है भी नहीं, तो इसको हटा देते हैं अपन। अगर अपन थर्ड को कंपेयर करें, हम्म, तो थर्ड से आपको क्या क्या मिल सकता है, लेट्स चेक इट आउट क्विकली। यहाँ पे यू हैव इथाइल और यहाँ पे प्रोपाइल, तो ये मिल सकता है। और यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि इस कार्बन से
जिसपे मैं डॉट लगा रहा हूँ, यू हैव वन मिथाइल, वन इथाइल एंड वन प्रोपाइल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड देयर इज वन हाइड्रोजन व्हिच इज नॉट रिटन। ठीक है, तो Yes. दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ कायरल। ठीक और है, वेरी गुड। सिमिलरली उसमें भी जिसमें वाई बन रहा है उसका भी सेंटर पॉइंट फोर्थ वाले में वो कायरल हो जाएगा। हाँ, फोर्थ वाले में, व्हाट अबाउट फोर्थ? कायरल होगा। ऋषिक, क्या बता रहे थे आप? सर नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें दोनों साइड प्रोपेन वो हाँ प्रोपाइल। ये, हाँ ये दोनों सेम हो गए साइड वाले ग्रुप्स, तो अब ये कायरल नहीं रहा, तो फोर्थ नहीं होगा, तो अपना आंसर आया, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सूरत, आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं सभी लेवल के लिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसमें गलती हो जाती है, आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बता दिया कि हाउ कॉन्शियसली यू कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम। ठीक है, जो मैंने ऊपर बी आर वाला क्वेश्चन कराया है आपको, ये सेम क्वेश्चन 2017 का भी है, तो इसलिए मैं नहीं करा रहा, बस डिफरेंस इतना सा है कि बी आर की जगह OH लगा है ना, और थोड़ा सा फर्क है, मिथाइल, इथाइल की जगह मिथाइल लगा है, तो अप्रोच बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सेम आंसर है, सेम अप्रोच है। तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, दो लगातार दो कंटिन्यूसली 2 इयर्स तक ये आया है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। क्योंकि अपन ने हाइड्रोजनेशन की बात कर दी है, हाइड्रोजनेशन से एल्कीन और एल्काइन बदल जाता है एल्केन में। ठीक है, तो इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सर इसमें कैटलिस्ट निकल पे भी होता है। हाँ, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम होता है। ठीक है, और वो कार्बन पे कोटेड रहता है, कार्बन के साथ रहता है। ठीक है, कार्बन के साथ इसलिए रहता है क्योंकि आपका कार्बन के ऊपर उसको वो कोटिंग करके फिर काम में लेते हैं। सर तो जैसे बनता है वनस्पति घी बनता है, उसमें सर कौन सा यूज होता है? किसमें? सर जो वनस्पति घी बनता है हाँ सैचुरेटेड। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, और दैट इज निकेल ओनली। ठीक है, इस ओके सर। निकेल को, उसको रैने निकेल भी कहते हैं अपन, रैने निकेल भी बोला जाता है। और उस रिडक्शन का नाम क्या है, तो वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, सेबेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन भी कहा जाता है उसको, वो जस्ट नाम है, कोई पूछ ले, सेबेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं हाइड्रोकार्बन की क्वेश्चन पे, एल्काइंस और एल्कीन्स और एल्केन्स तीनों पार्ट आ जाते हैं। तो सबसे पहले अभी अपन ने हाइड्रोजन लगाया है ना, और डबल बॉन्ड हटाया है, बट डबल बॉन्ड लाने के लिए क्या करेंगे अपन? तो इसके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आई होप क्वेश्चन दिख रहा है, समझ में आ रहा है, बस रीजेंट याद करना है आपको, उससे आप बता सकते हैं जल्दी से क्या मिलेगा। हम्म
ऋषिक, सूरत, क्विकली टेल मी। डी। इसमें बेटा ये एक्चुअली एलिमिनेशन रिएक्शन है ना। अच्छा। और ये NaNH2 जो होता है ना, एलिमिनेशन भी, जैसे अगर आप एक H और एक Br या हेलोजन हटा रहे हो तो उसको कहते हैं डी हाइड्रो हेलोजनेशन। ओके सर। मतलब रिमूवल ऑफ HX। HX काटना, और इसके लिए बेस काम में लेते हैं। तो अगर आप पहली बार HX हटा रहे हो मॉलिक्यूल से तो एक डबल बॉन्ड आएगा, और अगर आप दो 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 मोल ऑफ HX हटा रहे हो तो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन ऐसे ले सकते हैं कि CH3 CH Br and Br। ठीक है, सो आई विल रिमूव वन सेट ऑफ HBr। Br यहाँ से हटा, H यहाँ से हटा, पास पास से हटेंगे है ना, आजू बाजू से, तभी उनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पर आप एल्कोहलिक KOH ले सकते हो। एल्कोहलिक KOH का मतलब होता है बेस KOH एल्कोहल में डिसॉल्व हुआ और हीट करना है तो जिससे आपका HBr हट जाएगा और ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHBr। ठीक है, अब क्या करना है अपन को। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए एक एक एलिमिनेशन से यू विल गेट अ वन पाई बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपको दो एलिमिनेशन कैरी आउट करने पड़ेंगे, तो एक और HBr हटाना है आपको। तो अब आपको दूसरा जो बेस लेना है, वो बेस तो लेना ही होगा HBr हटाने के लिए। HBr एसिड है, H प्लस और Br माइनस, तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। तो NH2 माइनस जो होता है, जो कि NaNH2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज मच स्ट्रॉन्गर बेस है ना। और ये इसको हटा देगा, एक और H यहाँ से और Br यहाँ से हट जाएगा, और आपको ये ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा। समझ आ रहा है? यस सर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन हाँ ए। सर, ए हो जाएगा। यस। ठीक है, तो सूरत, आई होप यू आर गेटिंग। Yes. है ना, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है ना, गलती मत करना, और बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। कई बार अपन सोचते हैं कि देखो कितना कठिन है और ये सब है ना, ऐसा नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और कई बार अपन जल्दी से कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, बेस लोगे तो एलिमिनेशन होगा, है ना, और एलिमिनेशन के बाद अपन एडिशन भी कर सकते हैं डबल बॉन्ड पे। अगर अपन एडिशन करते हैं, अच्छा, एलिमिनेशन में अगर दो तीन जगह से एल्कीन बन रही हो तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनना। हालांकि क्वेश्चन जो है आपका ये KVPY का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि एलिमिनेशन की बात चली है तो मैं जल्दी से कंप्लीट भी कर दूं, ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका ना छूटे। तो यहाँ पे अल्कोहलिक KOH हीट करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे भी मिथाइल लगा देता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो आपको Br तो दिख रहा है ना, एल्कोहलिक KOH से H और X हट जाता है, तो -H प्लस -Br माइनस, है ना। तो H कहाँ से हटाना है आपको, ये सोचना है। जहां से Br है उसके पास वाले कार्बन से H हटेगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक यहाँ पे H है, एक इधर है लेफ्ट हैंड साइड पे, और एक है राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन है। और इनको अगर आप हटाते हो तो मैं एल्कीन बना देता हूँ आपको। ठीक है, ये राइट हैंड टॉप वाला H हटाते हो तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वाला हटाते हो तो ये ऐसे बन जाएगा।
ठीक है, और राइट वाला नीचे वाला, ये सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, एक्चुअली ये है H, इधर एक H है, और नीचे वाला हटाते हो तो मैंने एरो से बताया है। ठीक है, 3 टिक लगाकर तो आपको ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 एल्कीन पॉसिबल है क्योंकि जहां पे Br लोकेटेड है उसके 3 जगह पे 3 अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं। रिंग के अंदर भी 2 अलग अलग डिफरेंट साइड्स है, क्योंकि एक साइड मिथाइल लगा हुआ है रिंग में आपको दिख रहा है, दूसरी साइड ऊपर की लेफ्ट हैंड साइड पे मिथाइल ने लगा हुआ है, जहाँ पे मैंने 2 टिक लगाए है ना। तो यहाँ पे कौन सी एल्कीन मेजर प्रोडक्ट मिलेगी बताएं जरा। ए एल्कीन बनेगी, बी बनेगी या सी बनेगी, या ऑल विल फॉर्म इन इक्वल अमाउंट। सर रिपीट कर दो। Which alkene you will get as a major product? Major alkene formed in the reaction. तीनों बराबर बनेंगी, ये समझ में तो आ रहा है ना कैसे बन रही है। यहाँ से H हटाओगे तो यस सर। ये बन जाएगी ये वाली C। सर बी और सी में वो सेंट्रल उसमें चेन में आ जाएगा साइक्लिक। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। तो अपन को सबसे स्टेबल एल्कीन बनानी है, वो मेजर प्रोडक्ट होगी। सबसे स्टेबल एल्कीन वो होती है जो ब्रांच एल्कीन होती यस सर, तो ये हो है ना। जाएगा। तो ये नहीं, ब्रांच एल्कीन में क्या करते हो आप, डबल बॉन्ड के जो 2 कार्बन है उनको सेलेक्ट कर लेते हो ऐसे, और फिर उससे देखते हो कि कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बन वाले। जैसे यहाँ पे ये जोड़ा है और ये जोड़ा है तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, 2 ब्रांचेस हैं कार्बन की। यहाँ पर आपका इधर जोड़ा है ये और ये जोड़ा है, तो 3 ब्रांचेस है कार्बन की, और यहाँ पर आपकी 4 ब्रांचेस है, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे ब्रांच्ड एल्कीन है वो है ऑप्शन सी। समझ आया। सर फिर से बता दो। हाँ, सबसे ज्यादा मोस्ट मेजर एल्कीन जो होती है इसको अपन कहते हैं सेटजेफ एल्कीन, या स्पेलिंग ऐसे भी स्पेलिंग लिखते हैं इसकी। इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और ये एल्कीन कौन सी एल्कीन को अपन बन जो इतनी सारी एल्कीन्स हैं अपने पास उसमें ये सेटजेफ एल्कीन किस तरह, कौन सी एल्कीन को, कोई स्पेशल एल्कीन को कहलाते हैं। जितनी भी अपने बन रही हैं एल्कीन पॉसिबल एल्कीन्स में से मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड या ब्रांच्ड एल्कीन जो होगी वो सेटजेफ एल्कीन कहलाती है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर कोई बोलता है आपको इस तरह से कि ये वाली एल्कीन है, मान लीजिए ये एल्कीन है, तो यहाँ पे एक ही कार्बन का ग्रुप लगा है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपका ऐसा है तो ये यहाँ पे 2 कार्बन के ग्रुप लगे हैं, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। देखिए ये और ये डबली बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड ग्रुप आपको देखना है, और अगर आपका ये है तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं।
और यहाँ पर टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, मतलब 4 एल्काइल ग्रुप लगे। सर तो हम जो डबल बॉन्ड है उसके आसपास देखते हैं सबसे ज्यादा चांसेस किसमें? हाँ एग्जैक्टली, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे देखते हैं क्योंकि और अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन होते हैं डबल बॉन्ड वाले, जस्ट कार्बन से कनेक्टेड। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन करके इस एल्कीन को स्टेबल बना देते हैं। ये 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगी। जैसे अगर आप यहाँ ए में देखोगे तो 2 तो हाइड्रोजन इधर है, एक इधर है नीचे, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। बी में अगर आप देखोगे तो 2 हाइड्रोजन इधर, एक इधर नीचे और 3 ऊपर, तो यहाँ पे आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और सी में देखोगे तो 2 हाइड्रोजन इधर और 3 इधर, इसी तरह से नीचे 3 इधर 2 इधर, तो आपके 4 और 6 10 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना उतना स्टेबल होता है एल्कीन, ठीक है। और जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा वो आसानी से बन जाएगा और वो मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ में आ गया? तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा है यहाँ पर? सी, ठीक है। और माइनर प्रोडक्ट जो होगा उसको हॉफमैन एल्कीन कहलाती है, जो सबसे कम ब्रांच एल्कीन है उसको हॉफमैन एल्कीन कहते हैं। वो ये हॉफमैन एल्कीन ये वाली है, वो सबसे कम बनती है। सर तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है उसमें तीनों टाइप के मतलब जरूरत है अलग अलग क्वांटिटी में, या फिर इनमें से एक ही बनता है सिर्फ? नहीं, बनते तो सारे हैं जो जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसमें क्या है कि जो मेजर मेनली जो बनेगा सबसे ज्यादा वो होगा जो सबसे स्टेबल है। ओके सर। स्टेबिलिटी ब्रांचिंग और अल्फा हाइड्रोजन इनके पता लग जाती है, और वो सबसे ज्यादा बनेगा, और ज्यादा बनेगा तो क्योंकि वो इजीली बन जाएगा स्टेबल है तो अपन बोलते हैं कि देखो सेटजेफ एल्कीन मेजर प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा सेटजेफ एल्कीन ही मिलती है एलिमिनेशन रिएक्शंस में। सेटजेफ एल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट, हॉफमैन एल्कीन जो होती है वो कम बनती है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है बिल्कुल। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन भी अपना एल्काइन से रिलेटेड ही है और हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड है। हाइड्रोकार्बन जो है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं बेसिक, है ना, सेकंड बुक में है आपका 11th क्लास में, तो ये क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं आपके, और 12th में भी काम में आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी केवीपीवाई का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। इसमें फाइनल प्रोडक्ट बताना है आपको इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ये एल्काइन है आपका। अब यहाँ पे ऐसे जब आपके सामने रिएजेंट्स आते हैं ना, NaNH2 NH3, तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में इसमें मतलब ऐसे नंबर डाल के जब लिखते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि पहले आपने NaNH2 लिया, अमोनिया, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए लिया, सॉल्वेंट है। उसके बाद CH3 लिया,
है ना, सेकंड नंबर पे। उसके बाद थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन और कैटलिस्ट लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से अपन लिख सकते हैं, और यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आफ्टर दिस कैरिंग आउट दिस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्म्ड। इसमें ऑप्शंस जो दे रखे हैं आपके, हम्म, पीएच फिनाइल। हाँ पीएचएस फिनाइल। तो ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन बहुत ही कॉमन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है एल्काइंस के अंदर। क्या आंसर हो सकता है? सर हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या होता है, मैं हाइड्रोजन। हाँ, एक और ये भी प्रॉब्लम है जो अपन ने डिस्कस किया था अभी। हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने कि एक तो यहाँ तो एच बी आर हट रहा था, तो एच और बी आर हटा दिया अपन ने, है ना। अब यहाँ तो एच बी आर है भी नहीं, और पहले से ही हट चुका है, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पहले से ही है। अब क्या करें अपन? अब और एक और एलिमिनेशन तो हो नहीं सकता। जो अपन को देखना है वो ये है कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हाइड्रोजन होती है ना, टर्मिनल एल्काइन की जो हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन होती है वो एसिडिक होती है। ये बात ध्यान रखनी है, ये बहुत ही कॉमन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, और हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। ये क्या, ये तो सभी एग्जाम में, जेई में भी कई बार पूछा गया है। तो जो टर्मिनल हाइड्रोजन होती है ये एसिडिक होती है, ठीक है। और बेस अगर लेते हैं तो बेस इस हाइड्रोजन को तोड़ लेता है, ठीक है। पी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है। तो अगर आपको एच बी आर हटाने के लिए नहीं मिलता और टर्मिनल एल्काइन पे टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे? आप इस हाइड्रोजन को हटा देंगे। ये एसिड बेस रिएक्शन हो गया। ये NH2 माइनस तो बेस है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये Na प्लस है। तो एसिडिक हाइड्रोजन H और NH2 माइनस बेस, एसिड बेस रिएक्शन में क्या मिलता है अपन को? सॉल्ट मिलता है। यहाँ पे माइनस बन गया और Na प्लस आ गया। अच्छा, सॉल्ट और नॉर्मल बेसिस में अपन को वाटर मिलता है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड वाले बेसिस होते हैं तो OH माइनस H प्लस को तोड़ के वाटर बना देता है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्साइड वाला बेस नहीं, अमाइड वाला बेस है NH2, तो यहाँ पे NH3 बन जाएगा। यस सर। तो टर्मिनल एल्काइंस का ये रिएक्शन है। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड मिडिल में है तो ये रिएक्शन नहीं होगा। नॉन टर्मिनल एल्काइन से रिएक्शन नहीं देती है, केवल टर्मिनल एल्काइन से देती है, ठीक है। तो अब अगली चीज जो है आपकी, ये तो हो गया, फर्स्ट स्टेप तो अपना हो गया। अब अगला है, अपन को दे रखा है CH3I, तो अब क्या कर सकते हैं अपन? व्हाट कैन वी डू नाउ? I पे होगा माइनस, ऐसे सोचे अपन। पूरा माइनस तो नहीं, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि है तो कोवेलेंट बॉन्ड ही। तो CH3 पे होगा प्लस, पार्शियल पॉजिटिव।
क्योंकि I इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो I पे माइनस और CH3 पे प्लस। अब ये जानने के बाद अपन ये देख सकते हैं कि ये जो CH3 प्लस पे डेल्टा प्लस है, ये C माइनस इसका है, ये इस पे ऐसे अटैक कर देगा। और क्योंकि ये जुड़ रहा है, क्योंकि ये माइनस अगर जुड़ रहा है तो किसी ना किसी को हटना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन में आपके बॉन्ड कंप्लीट ही रखने हैं अपन को, तो आए हट जाएगा। क्लियर? तो क्या होगा यहाँ पर? सर NaI बन जाएगा। NaI बन जाएगा, लेकिन NaI को कोई नहीं पूछ रहा। अपन NaI को नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो उससे मतलब नहीं है अपन को ऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH3 जुड़ गया। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब फिर अपन ने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दिया। तो ये क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो गया। ये प्रोडक्ट आ गया आपको, दिस इज द आंसर, है ना? समझ में आ गया सूरत? आई होप इट इज क्लियर। व्हाट इज द राइट आंसर? ओके, वेरी गुड। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर? बिल्कुल। यस सर। अब अपन कुछ बात कर लेते हैं कि ये तो चलो इसको एल्काइंस हम की ऐसा बात। सोच के कर सकते थे कि ABC ऑप्शन में सब में डबल बॉन्ड है, एंड में हम हाइड्रोजनेशन करें तो सिंगल ही होना चाहिए, तो हम जल्दी करने के लिए डी कर दें। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर एक बात ध्यान रखना, डबल बॉन्ड के साथ अगर PDBSO4 ले लिया, ट्रिपल बॉन्ड के साथ कैटालिटिक, तब वो पूरा रिड्यूस नहीं होगा, वो डबल बॉन्ड पे ही रुक जाता है। ओके सर। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, और सिस एल्कीन मिलती है आपको ये। फिर ये अगर BeSO4 होता तो आपका आंसर होता सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन बी। ओके सर। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी पॉइजन नहीं है कैटालिटिक पॉइजन, जो कैटलिस्ट को एक्टिविटी को कम कर दे, तो हाइड्रोजनेशन पूरा करना है अपन। तो यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड बना के रख दिया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन आगे, क्योंकि अपन हाइड्रोकार्बन की बात कर ही रहे हैं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन आएंगे और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, है ना? तो बेंजीन पे रिएक्शन होता है, बहुत सारे रिएक्शंस में एक सबसे कॉमन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं EAS रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल जोड़ता है ना? तो ये ऐसे पाई बॉन्ड इस पे खींचता है। ठीक है, H आ गया, E आ गया, यस आ गया। ठीक है, यस। तो अब जो है अपन को यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आया है। ठीक है, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हालांकि रिएक्शन भी पूरा नहीं हुआ, ये रिएक्शन बिल्कुल मतलब बीच में इंटरमीडिएट जो बनता है वो दिखाया है मैंने। क्वेश्चन इंटरमीडिएट से आया इन द रिएक्शन, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, हालांकि आंसर आपके सामने ही है। इन द रिएक्शन of benzene with an electrophile,
the structure of intermediate sigma complex. अब इसमें ऑप्शन दे रखा है कि स्ट्रक्चर इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स का क्या बनेगा। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक तो, दूसरा स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है आपको ये दिया हुआ है, और वो दिखने में जल्दी जल्दी में अगर आप देखेंगे तो आपको सभी स्ट्रक्चर एक जैसे दिखेंगे, है ना। उसको थोड़ा सा अपन को ध्यान से देखना पड़ेगा। थोड़ा सा क्लोजली देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, क्योंकि जब अपन ऊपर से देख रहे हैं ना तो सारे स्ट्रक्चर एक जैसे दिख रहे हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा गौर से देखिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेट होके, कि विच स्ट्रक्चर विल फॉर्म। ऊपर भी लिखा हुआ है हालांकि मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने, इन द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट कैन बी Br प्लस Cl प्लस, है ना। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर जो बनता है ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स ही है। ये क्या होगा? सर डी होगा। हाँ, डी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, है ना। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 3 डबल बॉन्ड हैं, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो एक डबल बॉन्ड को तो बाहर पुल कर लेगा, है ना। डबल बॉन्ड बाहर पुल हो जाएगा, एंड इलेक्ट्रोफाइल है, कैटायन बन गया आपका यहाँ पर, ठीक है, ऐसे आ गया है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से है, ठीक है, हाइड्रोजन पे अपन ध्यान दें, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगा पहले से, तो ये स्ट्रक्चर आएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स का। बेंजीन की रिएक्शन में अधिकतर जो कैटायन अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, वो इसी तरह से रिएक्शन करता है। फिर आगे की बात ये होती है कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऐसे नहीं रहता है, क्योंकि ये तो अनस्टेबल है। दिस इज नॉट गोइंग टू स्टे लाइक दिस मोहम्मद। तो आगे अपन क्या करते हैं, आगे अपन करते हैं कि ये रिएक्शन तो करेगा, तो यहाँ से कोई बेस आता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, कोई बेस भी होगा मीडियम में, कोई बेसिक चीज होगी जिसपे माइनस होगा, वो H प्लस को तोड़ के ले जाता है, H प्लस निकल जाता है। क्यों H प्लस निकलने का क्या इंटेंशन है अपना निकालने का? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस से अंदर आ जाता है। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन को अंदर लाना बहुत जरूरी है। रीजन उसका ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे तो आपकी बेंजीन वापस से वैसी ही हो जाएगी जैसी पहले थी, और बहुत जरूरी है कि आप बेंजीन वापस पा लें, है ना। रीजन बीइंग कि वो स्टेबल है, एरोमेटिक है। तो कुल मिला के H प्लस हटा और E प्लस आया, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। काफी सारे रिएक्शन होते हैं, नाइट्रेशन होता है जिसमें NO2 प्लस आता है, और हेलोजिनेशन में X प्लस आता है, ठीक है। सर तो जब एल्काइलेशन, हम कोई बीसी देंगे से ये इंटरमीडिएट स्टेज में रहेगा। नहीं नहीं, वो बेस तो सिस्टम में रहेगा ही रहेगा, वो ऐसे ही, ये तो बस इंटरमीडिएट है, टूट के फाइनल यही बनता है। इंटरमीडिएट तो बहुत हाईली अनस्टेबल रहते हैं, उनके लाइफ टाइम बहुत ही शॉर्ट रहता है।
तो हार्डली कभी ऐसा होता है कि अपन इंटरमीडिएट पे रिएक्शन रोकते हैं, फाइनली प्रोडक्ट ही बनाना है आपको, ठीक है। यस सर। तो फाइनल आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और आप प्रोडक्ट बना सकते हैं बिल्कुल, ये वाला। वो इंटरमीडिएट तो ठीक है बनता है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए लिखना पड़ेगा, लेकिन बट दैट डजंट मीन कि इट इज गोइंग टू लास्ट फॉर लॉन्ग, इट इज हाईली अनस्टेबल, इट विल ब्रेक एंड you have to remake the benzene ring by removal of H+. अगर ये इलेक्ट्रोफाइल आपका एल्काइल ग्रुप हो R+, तो इसको अपन कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर ये एल्काइल ग्रुप है तो इसको ये कहलाता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, मतलब बेंजीन पे एल्काइल ग्रुप लगाना, जिसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि 11th क्लास में भी है ना, और 12th में भी है, दोनों में ये कॉमन, ऑर्गेनिक का पोर्शन जो है कॉमन है, काफी सारा पोर्शन 11 12 दोनों में आता है। तो यहाँ क्या प्रोडक्ट मिलेगा, रिएक्शन वही है, मैकेनिज्म वही है जो ऊपर लिखा है, आपको बस प्रोडक्ट पहचानना है, इलेक्ट्रोफाइल पहचानना है, ठीक है, और आप उसको आसानी से कर सकते हैं। समझ में आ गया? सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सर CH3Cl इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल जो है, एक कई बार क्या होता है डायरेक्टली गिवन नहीं होता, जैसे यहाँ तो मैंने रेडीमेड इलेक्ट्रोफाइल दे दिया E+, जो रिएक्शन कर गया, है ना। लेकिन क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल कई बार अपन को रिएक्शन में ही सोचना पड़ता है कि कौन सा बनेगा और फिर उसका रिएक्शन कराना है। ओके सर। समझ आया? यस सर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अपन को दिख रहा है कि एक तो AlCl3 जो होता है वो Cl- को खींच लेता है, क्योंकि इसके पास वेकेंट लोब होता है, और Cl- को अगर खींच लेगा, CH3+ बन जाएगा तो हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, दिस विल बिकम CH3+, जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और AlCl4-, ठीक है। अब ये जो CH3+ है, दिस CH3+, ये भी एक इंटरमीडिएट ही एक तरह से, and it is not going to stay for long, वो जाके बेंजीन पे अटैक कर देगा, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। और ये बन गया आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस केस में अपना सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये है, वो तो ऊपर तो काफी जनरल लिखा हुआ था, यहाँ पे ये CH3 है। अब फाइनली अपन को वो Cl- AlCl4 से वापस आके H+ को तोड़ लेगा। So you are going to end up with an alkyl benzene, इसको एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग कहते हैं, जिसका नाम होता है, पूरा नाम है, हाँ मिथाइल बेंजीन कहेंगे सर। हाँ मिथाइल बेंजीन और टोलिन जिसका कॉमन नेम है, ठीक है। और क्या इस, हाँ टोल्यूइन, और इसका जो रिएक्शन का नाम है, क्योंकि एल्काइलेशन है, इसका नाम होगा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन।
समझ आ गया? फील्ड ड्राफ्ट एल्काइलेशन इसका नाम है। सर आप लिख दोगे क्योंकि हाँ आपके बारे में पता नहीं है। बिल्कुल लिखूंगा मैं। In simple words, if you want to say this is alkylation of benzene ring, simple words में भी लिख सकते हो कि बेंजीन रिंग का alkylation फील्ड ड्राफ्ट एल्काइलेशन कहलाता है। समझ आ गया? Yes, sir. ओके तो अब इस पे क्वेश्चन आया है, इस पे कई क्वेश्चंस आ रखे हैं जैसा कि मैं देख रहा हूँ पेपर्स में। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन इससे आइडिया लग जाएगा अपन को। यहाँ पे इथाइल बेंजीन पहले ही दे रखा है, ठीक है। सर टोलुइन में यूज भी होता है ना? टोल्यूइन, यस सर। टोलिन का क्या? सर मैं कह रहा हूँ कहीं मेजरली यूज भी होता है ना सर? हाँ बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, कई सारे जगह काम में आता है बेंजीन के ऊपर, काफी सारी जगह में काम में आएगा। बहुत सारे रिएजेंट्स रिएक्शंस टोलिन से होते हैं, ठीक है। टोलिन को अपन बेंजीन से बना सकते हैं, बेंजीन का फील्ड ड्राफ्ट एल्काइलेशन करके। समझ में आ गया? अच्छा यहाँ पर जो है अगला जो रिएक्शन है अपना, ये अपन को जो दे रखा है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इथाइल बेंजीन दिया हुआ है, आपको इथाइल बेंजीन पहले से दिया हुआ है। और दूसरी चीज जो आपको दी हुई है ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड दिया हुआ है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये तो अब इसको AlCl3 से रिएक्ट करवाया, तो इसमें कुछ बातें हैं अपन को सोचनी है। ये KVPY का क्वेश्चन है, ऑप्शंस दे रखे हैं बहुत सारे। और ऑप्शन क्या जरूरत भी नहीं है वैसे तो, लेकिन अपन खुद डायरेक्टली बना भी सकते हैं ऑप्शंस, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बता दो क्या बन सकता है यहाँ पर। सबसे पहले तो इससे और इससे मिलाकर Cl हटाओ और एल्काइल ग्रुप बनाओ, सबसे पहला काम तो ये करना है। पेंटाइल बेंजीन। हम्म पेंटाइल बेंजीन। हाँ कुछ ऐसा ही बनेगा, थोड़ी सी बातों का अपन को ध्यान रखना है। नहीं सर हेक्साइल बनेगा। हाँ देखो, इस एक तो ऐसा करना है कि ये Cl हटा लेगा, ये AlCl3 Cl माइनस को तोड़ लेगा। मोहम्मद समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये कैटायन बन गया और AlCl4 माइनस बन गया। समझ गए? यस सर। और फिर ये जो कैटायन है ये प्राइमरी कैटायन है, तो ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा इधर। क्यों इधर क्यों आ जाएगा? कैटायन का क्या इंटरेस्ट है इधर आने में? हम्म ये 3 डिग्री बन गया है, और 3 डिग्री कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। यस सर। मोर स्टेबल।
अब ये कैटायन स्टेबल हो गया, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन करके, अब ये कैटायन जाके बेंजीन पे जुड़ेगा। ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो ये ध्यान रखना है अपन को। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो या पैरा पे जुड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ अपन को एक बात और भी दिख रही है कि जो एल्काइल ग्रुप अपन लगाने जा रहे हैं वो बहुत ही बल्की है, और बल्की होने के कारण वो ऑर्थो पे नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ऑर्थो पे पहले से ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, और इथाइल ग्रुप से वो रिपल्शन करेगा तो वो वहां नहीं जुड़ेगा। ये कहाँ पे जुड़ेगा, कहाँ अपन इसको ज्वाइन कर सकते हैं, समझ आया? अपन इसको पैरा पे ज्वाइन करेंगे, इसको लीस्ट टेरिकली हिंडर्ड हिंड्रेंस पैरा पे होगा, तो ये यहाँ पे ऐसे जाके जुड़ेगा। इस तरह से समझ आया? तो आपको मिला टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल बेंजीन। समझे कि नहीं समझे? कोई डाउट इसमें ऋषिक, मोहम्मद? सर लास्ट पर है उसके बाद सर। हाँ, यहाँ पे देखो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ये वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल है। एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, ऑर्थो हाइपर कॉन्जुगेशन करके ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाले ऑर्थो पैरा और खींचने वाले मेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी, इधर इधर और इधर। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है आपकी, तो ये जो प्लस है कहाँ जाएगा? इसका सिंपल सा जवाब है, जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आसानी से वहां जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ आसानी से मिलेंगे? ऑर्थो और पैरा पे मिलेंगे, तो वहां जाएगा ये ऑर्थो पैरा पे। अब ऑर्थो पे भी जा सकता है और पैरा पे भी जा सकता है, लेकिन पैरा पोजीशन ज्यादा प्रेफर्ड है। क्यों? क्योंकि पैरा पोजीशन जो है पे रिपल्शन कम लगेगा। यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप है पहले से ही लगा हुआ है, आने वाला ग्रुप जो है बहुत बड़ा है, दिख रहा है आपको, बहुत ब्रांच्ड है। मैंने तो फिर भी छोटा करके लिखा है इसको, एक्चुअल में तो यहाँ पे 9 हाइड्रोजन और होंगे, CH3 CH3 CH3, 9 हाइड्रोजन भी हैं यहाँ पे। तो आने वाला ग्रुप बहुत बड़ा है, तो ऑर्थो पे नहीं लग पाएगा, वो कहाँ जाके लगेगा? पैरा पर। समझ आ रहा है? क्योंकि पैरा पे क्या है, पैरा पे ये इस पैरा उससे बहुत दूर है, अपोजिट साइड पे है इथाइल से, इससे तो रिपल्शन नहीं होगा, तो पैरा पे लगाएंगे इसको अपन। समझे कि नहीं समझे? इज इट क्लियर सूरज? यस सर। ओके, तो ये ध्यान रखना है अपन को। तो अब इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपके कई सारे आ रखे हैं, और वो आप कर सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, वो भी आपका इसी बात पर बेस्ड है। इसमें पूछा गया है कि क्लोरोबेंजीन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। सर अगर वो सिर्फ इथाइल होता और ब्यूटाइल नहीं होता तो वो ऑर्थो पे भी लग सकता था। सिर्फ इथाइल होता, जनरली अपन क्या ऑर्थो पे कम लगाएंगे एल्काइलेशन में, एल्काइल ग्रुप जनरली बड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ तो मैं सिर्फ कार्बन लिख रहा हूँ, एक्चुअल में वो हाइड्रोजन भी निकले हुए होंगे उनके बाहर ऐसे। तो इस कारण से वो ऑर्थो पे थोड़ा क्या है, ऑर्थो पे पहले से मौजूद ग्रुप उसको रोकता है लगने से, तो पैरा पे जोड़िएगा। समझ गए? यस सर। सर पैरा और पे, जैसे अगर ऑर्थो पोजीशन पे, जैसे सर इथाइल बेंजीन में अगर इथाइल वाला पार्ट ऑर्थो पे होता ज्वाइन। तो उस ओरिजिनल जगह पे क्या होता?
वो इथाइल के जहां वो ज्वाइंट है ना उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा बोलेंगे, अच्छा ओके सर। है ना। और जहां वो लग गया उसके पैरा पे, अच्छा मतलब ऑपोजिट लगा देंगे हम। हाँ ऑपोजिट लगा दो एल्काइल ग्रुप को, ओके सर। एल्काइलेशन को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 2016 में भी आया है सेम, ऐसा कैसा। तो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है तो इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। हाँ स्ट्रक्चर वो चेंज कर देंगे, अप्रोच सेम रहेगी। देखो मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टोलिन रिएक्ट्स विद टोलिन इज अ कॉमन नेम फॉर मिथाइल बेंजीन। reacts with 2-bromo 2-methyl propane। in the presence of AlCl3, AlCl3 के प्रेजेंस में 2-bromo 2-methyl propane से रिएक्ट करके टोलिन क्या बनाएगा। सेम तरह का क्वेश्चन है आपको, और अभी रिसेंट 2016 का ही क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है। 2-bromo 2-methyl propane, सॉरी इट इज 1-bromo, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, एक बार चेक कर। इट इज 1-bromo 2-methyl, हाँ 1-bromo 2-methyl, यस। ये देखिए 1 2 3, तो 1 पे तो ब्रोमो लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है ऑन द प्रोपेन। इसको AlCl3 से रिएक्ट किया तो क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है। ऑप्शन है आपके, अब ऑप्शंस लिख देता हूँ क्योंकि आप कर चुके हैं, एक मैं करा चुका हूँ, तो वापस से थोड़ा सा ट्राई कीजिए आप जल्दी से। डायमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। एक बार जल्दी से ऑप्शंस, ऑप्शंस में क्या होता है कई बार अपन जल्दी जल्दी में कंफ्यूज हो जाते हैं, आते हुए भी गलत कर देते हैं। उसका रीजन ये है कि जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होते हैं अपने, ये काफी एक जैसे दिखते हैं, है ना, लाइंस ड्रॉ करके ये लुक वेरी सिमिलर, तो जल्दी जल्दी में कई बार गलत हो सकता है। तो बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा आपको, है ना, कॉशियसली चेक कीजिए। सर इसका ए होगा। थोड़ा और सोचना पड़ेगा आपको, सोचा तो सही है। देखो इसमें 2 बातें सोचनी है, एक बात आपने बिल्कुल सही सोची लेकिन दूसरी बात को थोड़ा और सोचना है। एक बात तो ये है कि जो मिथाइल लगा रहता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो पैरा पे लगेगा ये ग्रुप, ये पूरा का पूरा ग्रुप जाकर पैरा पे लगेगा। ठीक है, तो पैरा पे लगा हुआ है ए में, ठीक है, और सी में भी पैरा पे लगा हुआ है, ऑर्थो पे नहीं लगेगा, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। मेटा पे नहीं लगेगा, ये भी गलत हो गया। 2 ऑप्शंस अपने पास आ जाते हैं। ठीक है, अगली चीज ये है कि जब कार्बोकेटायन बनेगा Br के हटने पर, उसको बनाए। जब अपन इस कार्बोकेटायन को बनाएंगे, सेकंड वाले पे प्लस साइन आएगा। हाँ ये प्लस आ जाएगा,
और ये जो प्लस है ना, हाँ शिफ्ट होके यहाँ बीच में आ जाता है, आ जाएगा 3rd डिग्री के लिए। 3rd डिग्री बन जाएगा। हाँ, और फिर वो कैटायन जाकर टोलिन पे जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। समझ में आ गया सबको? आई होप ये क्लियर है बिल्कुल। सर ये वाला समझ नहीं आया, सी वाला क्यों जाएगा? क्योंकि बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे, कैटायन बनाया पहले तो मैंने, ठीक है, कैटायन को ऐसे करा, यहाँ टर्सरी कर दिया रीअरेंजमेंट करके। कैटायन काफी आसानी से अगर अपने पास वाली जगह पे आके शिफ्ट स्टेबल हो जाए तो हो जाता है टर्सरी। जिसमें अब ये जोड़ना है अपन को, मैंने ये मिस कर दिया। हाँ yes। है ना? तो हाँ बस, तो ये देखो टर्सरी कैटायन ये रहा पूरा, टर्सरी ब्यूटाइल को, ये जाके जुड़ेगा उससे। ओके समझ में आ गया? यस सर। तो आई होप ये क्लियर है। ठीक है, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अपना, दैट इज related to benzene, but it is not related to this electrophilic aromatic substitution. It is some other reaction of benzene. ठीक है, ये रिएक्शन भी आपने एल्काइल्स में तो जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, और ये 2014 का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो ये आपने आयोडोबेंजीन ले ली और कॉपर और हीट किया। ये मिथाइल लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे, है ना? पैरा आयोडो मिथाइल बेंजीन। तो क्या ऑप्शन हो सकता है? सर आपने आरओ के ऊपर क्या लिखा है? कॉपर और हीट, ओके सर। डेल्टा रिप्रेजेंट हीट, है ना? बताएं जरा, सोचें क्या हो सकता है। बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये। ठीक है, हालांकि ये रिएक्शन इसमें एल्काइल ग्रुप में ज्यादा फेमस है बजाय इसके एरोमेटिक। कुछ ध्यान आ रहा हो सूरत? कौन सा रिएक्शन है? सर मुझे नाम मालूम है बस रिएक्शन का। हाँ बताओ तो।
ठीक है, अल्मन रिएक्शन। हाँ उल्मन रिएक्शन एग्जैक्टली। तो इट इज सेम एज दैट ऑफ वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में आप एल्काइल हैलाइड लेते हो, 2 एल्काइल हैलाइड लेते हो, सोडियम लेते हो, ईथर के, ईथर तो आपका सॉल्वेंट होता है, उसमें हीट करते हो, तो वहां पे सोडियम सॉल्ट निकल के 2 एल्काइल ग्रुप ज्वाइन हो जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पे कॉपर सॉल्ट बना लेगा और यहाँ पर 2 आए हट के ये जुड़ जाएगा, तो इट इज उल्मन्स रिएक्शन। समझ में आ गया? यस सर। बस डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि आ चुका है आपका अभी रिसेंट इसमें, है ना, तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि केवीपीवाई में पूरे टफ क्वेश्चन ही आएंगे। कई बार मतलब आप थोड़ा सोच के बच के निकल सकते हैं कि पता रहे आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, आइसोमेरिज्म पे मैं एक और क्वेश्चन कराना चाहूंगा। हालांकि ये आपका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने पे मैक्सिमम नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स इसे मैक्सिमम नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों लेने हैं आपको, है ना, या तो कायरल कार्बन वाले भी सिस ट्रांस वाले भी। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2015 का क्वेश्चन है ये। तो साइक्लिक कंपाउंड है ये, इसने बता ही दिया है ना, 2 Cl लगे हुए हैं, 3 कार्बन है, तो रिंग का साइज भी ऑब्वियस है, कोई ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, सबसे छोटी रिंग बनानी है 3 कार्बन एटम की। ठीक है, तो कितने पॉसिबल आइसोमर्स होंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन ही आइसोमेरिज्म से। तो आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। कितने हो सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ता है कई बार आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस को। अपन चाहते हैं कि कई बार एकदम से कोई फॉर्मूला मिल जाए, लेकिन वो फॉर्मूला कुछ छोटे छोटे सवालों में ही कुछ हो सकता है, बड़े सवालों में तो आपको करके ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 कार्बन की रिंग बनानी है, ये बात आपके समझ में आई गई है, दिख ही रहा है, सबसे छोटी रिंग है 3 कार्बन की, है ना। और क्या बता रहे हैं? सर एक में डबल बॉन्ड बनेगा एक। बिल्कुल सही बात बोली, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पकड़ना वरना गलत कर दोगे आप। ठीक है, डबल बॉन्ड आएगा और 2 Cl आएंगे। ठीक है, तो अब बताएं मेरे को, जल्दी बताओ कौन बता रहा है? सूरज बताओ जल्दी। स्ट्रक्चर तो लिख ही दिया है मैंने, अब इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करके देखो। हाँ, बस इतना भी मैनिपुलेट मत करना कि गलत हो जाए, है ना। अपन को सारे कार्बन की टेट्रावैलेंसी को देखते हुए मैनिपुलेट करना है। ठीक है, मतलब इट इज जस्ट लाइक अ पजल। सर पजल। तीनों। हम्म सर तीन होंगे। देखते हैं कितने होंगे। मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूँ। ऐसे कर सकते हैं क्या? ये स्ट्रक्चर अलग है, सेम है, डिफरेंट है? अलग है। अलग है, बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। और क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे? सर तो दोनों सीएल एक जगह कर सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, वेरी गुड।
ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं, और तो कुछ भी करोगे तो इन दोनों में से कुछ होगा। यस सर, तो 3 ऐसे ही है ना, या तो Cl वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड, या दोनों Cl वालों पे डबल बॉन्ड, या 2 Cl एक कार्बन पे। ठीक है, 2 Cl एक कार्बन पे यहाँ तो आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है पहले से। ठीक है, लेकिन इसने बोला है मैक्सिमम नंबर टोटल में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल तो होगा नहीं यहाँ पे, है ना, ऑप्टिकल एक में हो सकता है। अब वो कौन है जिसमें ऑप्टिकल हो सकता है, ये आपको बताना है। वेयर कैन यू गेट द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म? फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, जिसमें कायरल कार्बन भी हो। हम्म फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में देखो, बिल्कुल सही पहचाना है, कायरल कार्बन है ना, क्योंकि इधर देख लो सब अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे 2 होंगे, आर और एस, या Cl को ऊपर कर दो नीचे कर दो, आर होगा एक बार, एस होगा, है ना। यहाँ पे तो कायरल कार्बन है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, दोनों Cl एक जगह पे। तो बस यहाँ पे टोटल आंसर हो गया कितना, 4। करेक्ट आंसर जो होगा वो है आपका ऑप्शन सी। समझ में आ गया बिल्कुल? तो बिल्कुल अच्छी तरह से कर सकते हैं क्वेश्चंस आप, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, है ना। जैसे मेन बात आपने देख ही ली, इस तरह के स्ट्रक्चर बना लिए, थोड़ा सा और रिग्रेसली जल्दी जल्दी सोचें कि ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जल्दी भी रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ये भी पॉसिबिलिटी है ये, क्योंकि कई बार क्या होता है अपने सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को सबको गो थ्रू करने के लिए आपको जल्दी जल्दी सोचना है, लेकिन जल्दी सोचते टाइम ऐसा ना हो कि कुछ स्किप हो जाए ना, तो वो भी अपन को ध्यान रखना है। तो इसको करके अपन इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये हाइड्रोकार्बन वाले क्वेश्चंस वो हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके, है ना। 12th में भी, जेई में, नीट में, सब जगह पे आते हैं ये क्वेश्चंस। क्लास 11th में वैसे तो हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी में तो, लेकिन वैसे सब जगह आता है, इट इज कॉमन बिकॉज इट इज द बेसिक बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये कुछ मैंने स्टैंडर्ड ट्रिक्स बताए, जैसे स्टेप अप करना, एलिमिनेशन करना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, है ना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स से फील्ड क्राफ्ट, एल्काइलेशन है, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये एल्कीन की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग बिल्कुल इन सब बातों को। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम पे कुछ और डिस्कस करते हैं अपन इम्पोर्टेंट। आज क्लास एंड करता हूँ। आई होप सभी की समझ में आ गया। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट बेटा। ओके।